नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इन दिनों या कहें कि पिछले 1-1.5 साल से एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। उनको ये गलतफहमी हो गई है कि वो राष्ट्रीय नेता हैं और वो राष्ट्रीय विकल्प बन सकते हैं या राष्ट्रीय विकल्प बना सकते हैं। तो इसके लिए वो राष्ट्रव्यापी दौरा कर रहे हैं और राष्ट्रव्यापी दौरे से उनका जो अर्थ है, तात्पर्य है, वो उन राज्यों में जाना जहां भाजपा विरोधी सरकारें हैं और उसमें कांग्रेस की सरकारें शामिल नहीं हैं। वो बीजेपी के भी विरोध में है, कांग्रेस के भी विरोध में है। हालांकि इस समय कांग्रेस का विरोध उनका थोड़ा मध्यम पड़ गया है और उनका मानना है कि बीजेपी को हटाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आज एक बड़ी सनसनीखेज बात कही है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 महीने में केंद्र में बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है। अब आप इस पर विचार करने से पहले ज़रा सा उनके दौरों पर नज़र डाल लीजिए। पिछले कुछ दिनों में वो 2 बार दिल्ली आए। पहली बार दिल्ली आए थे तेलंगाना के धान के किसानों का मामला लेकर कि धान की खरीद जो है किसानों से सीधे केंद्र सरकार करे, ये उनकी मांग थी। आए तो 2 दिन तो उन्होंने दांत के ऑपरेशन में लगवाए, घर बाहर नहीं निकले जहां रुके हुए थे वहां से। उसके बाद वो धरने पर गए, धरने पर बैठे और देखिए राष्ट्रीय विकल्प बना रहे हैं, गैर भाजपा गैर कांग्रेसी दलों को जोड़ रहे हैं। उनको जोड़कर वो 2024 में मोदी को हराना चाहते हैं। और उनके धरने पर, किसानों के मुद्दे पर उनके धरने पर कौन आया? सिर्फ राकेश टिकैत, जो कुछ दिन बाद उनकी किसान यूनियन भी टूट गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि केसीआर को बाकी राजनीतिक दल कितनी गंभीरता से लेते हैं। वो उनका जो है भाजपा पर हमला कराने के लिए फ़ायदा उठाते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उससे ज़्यादा उनको कोई महत्व नहीं देते। उनका दूसरा दौरा हुआ 4 दिन का दिल्ली का, 4 दिन में 4 मीटिंग। आप समझिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। 4 दिन में 4 मीटिंग। पहले दिन वो अखिलेश यादव से मिले दिल्ली में, दूसरे दिन वो मिले एनडीटीवी के मालिकों से, प्रणय राय और राधिका राय से। और एनडीटीवी ने एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाया, एक पेड प्रोग्राम चलाया बिना इसकी घोषणा किए हुए कि कैसे केसीआर का उदय हो रहा है, कैसे तेलंगाना बाकी राज्यों में सबसे आगे है। तो खैर ये एनडीटीवी और उनके बीच का मामला है। तीसरी मीटिंग हुई उनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। और जब पहली बार आए थे किसानों का मुद्दा लेकर, तो तेलुगु मीडिया में जो खबरें थीं कि केसीआर दिल्ली गए हैं और वहाँ केंद्र सरकार की गर्दन तोड़े बिना नहीं लौटेंगे और वो मजबूर कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कि वो किसानों से, तेलंगाना के किसानों से सीधे धान खरीदे। और कुछ नहीं हुआ। कौन लोग आए थे उनके समर्थन में, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी हैसियत क्या है, और चुपचाप लौट गए थे। इस बार फिर तीसरी मुलाकात उनकी अरविंद केजरीवाल से हुई। उनके साथ दिल्ली के कुछ स्कूल देखने गए। उसके बाद दोनों लोग गए पंजाब में जो तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों की मौत हुई, ऐसे 700 परिवारों को 3-3 लाख रुपए का चेक दिया उन्होंने। अब उस पर तेलंगाना में बड़ा हंगामा है कि यहाँ के किसानों की मुश्किल है, यहाँ किसान परेशानी में हैं, प्रदेश में लोग परेशानी में हैं और केसीआर दूसरे राज्य के किसानों को पैसा बांट रहे हैं। तो अगर इतना पैसा है तो अपने राज्य के किसानों की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लेकिन उनको अपनी राष्ट्रीय छवि बनानी है। तो इसके लिए तेलंगाना के लोगों के टैक्स का पैसा दूसरे राज्य में दिया जा रहा है जिससे उनकी वाहवाही हो। अब आप देखिए 26 मई को यानी गुरुवार को, कल की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना का दौरा था और केसीआर प्रधानमंत्री से मिलना नहीं चाहते थे। ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री उनके प्रदेश में हैं और वहाँ का मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने नहीं गया। जो प्रोटोकॉल है जो 1947 से अभी तक बना हुआ है, इसका उल्लंघन पहले भी मैंने बताया था, सिर्फ एक बार चौधरी चरण सिंह ने किया था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो रिसीव करने नहीं गए थे। उसके अलावा
अभी फरवरी में जब प्रधानमंत्री गए थे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन करने, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, तब भी वो बहाना बनाकर घर पर बैठे रहे। कहा कि मेरे घर में 2 लोगों को कोविड हो गया है, इसलिए मैंने जाना ठीक नहीं समझा, इसकी वजह से प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता था। इस बार उनके पास ऐसा कोई बहाना था नहीं, तो वो कर्नाटक चले गए, बेंगलोर चले गए पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा से मिलने के लिए। अब आप देखिए, परंपरा जो है उसको आपको याद दिला दें कि जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के दौरे पर थे। उसी समय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निधन की खबर आई। उस समय जो राजस्थान के गवर्नर थे डॉक्टर संपूर्णानंद, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अंत्येष्टि में जाना चाहते थे। उन्होंने नेहरू जी से कहा, नेहरू जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे राज्य में है, तुम कैसे स्टेट छोड़कर जा सकते हो, और नहीं जाने दिया। और डॉक्टर संपूर्णानंद नहीं गए उस प्रोटोकॉल का सिर्फ पालन करने के लिए। लेकिन ये दूसरी बार किया है KCR ने कि प्रधानमंत्री उनके प्रदेश में हैं और वो उनको रिसीव करने नहीं गए। इस बार तो प्रदेश में भी नहीं रहे, तो बहाना बनाकर वो चले गए देवेगौड़ा से मिलने। प्रधानमंत्री ने जो हमला किया गुरुवार को, कहा ये परिवारवादी पार्टियाँ, ये वंशवादी पार्टियाँ, इनके जो लोग हैं ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा है, ये आते ही हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। तो नई 21वीं सदी का जो संकल्प होना चाहिए कि इन परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों से देश को छुटकारा मिले, देश की राजनीति को छुटकारा मिले। और उन्होंने कहा कि नया राज्य तेलंगाना किसी परिवार की समृद्धि के लिए नहीं बना था, इस प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि के लिए बना था, उनके विकास के लिए बना था। लेकिन प्रदेश बनने के बाद से विकास हो रहा है तो एक परिवार का। अब तेलंगाना में स्थिति यह है कि KCR मुख्यमंत्री है ही, उनका बेटा कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्हीं की मंत्रिमंडल में उन्हीं के। उसके अलावा उनकी बेटी निज़ामाबाद से लोकसभा का चुनाव BJP से हार गई तो उसको विधान परिषद में लाया गया। उनका भतीजा मंत्री है उन्हीं के मंत्रिमंडल में। और जिस तरह से पूरा परिवार एक तरह से राज परिवार की तरह चल रहा है, प्रदेश के लोगों को अपनी प्रजा समझकर चल रहा है, उससे प्रदेश के लोगों में नाराज़गी सरकार के प्रति बढ़ती जा रही है। तो इस सब से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने पहला काम शुरू किया कि केंद्र सरकार पर हमला करो। ये जो लोग, जो नेता फेडरलिज्म की दुहाई देते हैं, केंद्र राज्य संबंधों की दुहाई देते हैं, उनका आलम ये है कि केंद्र राज्य संबंधों के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोटोकॉल की, उसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से, KCR से नहीं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के लिए देश के प्रधानमंत्री से मिलना, अपने राज्य के विकास के बारे में बात करना, अपने राज्य की विकास योजनाओं के बारे में बात करना, और केंद्र से इन योजनाओं के लिए, विकास योजनाओं के लिए ज़्यादा धन लेने की बात करना और नए प्रोजेक्ट्स की बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, या अपने पॉलिटिकल एंड्स को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपना राष्ट्रीय कद बनाने के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी बनेगा। क्योंकि जो भी नेता हैं, जो भी पार्टियां हैं, उनमें से कोई भी KCR को गंभीरता से लेता हो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और ये पहला मौका नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव, यानी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी KCR ऐसा अभियान चला चुके हैं। तब उन्होंने नाम दिया था 4th फ्रंट का, कि मैं चौथा मोर्चा बना रहा हूँ। लेकिन वो मोर्चा, उस मोर्चे में 4 भी नहीं जुड़े, तो वो 4th फ्रंट जो है वो लोकसभा चुनाव के नतीजे के साथ ही दफन हो गया। तो अब उन्होंने नया शिगुफा छोड़ा है। अब वो कह रहे हैं कि 2-3 महीने में केंद्र में बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है। आप मान के चलिए, इससे बड़ा ढपोर शंख कोई हो नहीं सकता है। ये ऐसे हैं जो शेख चिल्ली को मात दे दें। अगले 2-3 महीने में केंद्र में कोई बड़ा परिवर्तन क्या होगा, उनसे कोई पूछे, हो सकता है उनका इशारा हो कि राष्ट्रपति चुनाव में उलटफेर हो जाएगा, जिसकी कोई संभावना दूर तक नज़र नहीं आती है। राष्ट्रपति चुनाव में उलटफेर करने के लिए विपक्ष के, यानी गैर भाजपा सारे दलों का 100% एक साथ होना ज़रूरी है।
उसके बिना हो नहीं सकता और वो होने वाला नहीं। तो न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। लेकिन भाई किसी के सपने के साथ तो आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी को भी गलतफहमी पालने का अधिकार है। केसीआर के साथ भी वही है। अब तेलंगाना के किसानों का मामला ले लीजिए, क्या है केसीआर की हालत, आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा। जब 3 कृषि कानून बने, उसके बाद जब ये तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठ गए, तब ये उन्होंने तेलंगाना के किसानों को बहुत भड़काने की कोशिश की कि आंदोलन में शामिल हो, आंदोलन करो तुम भी। तेलंगाना के किसान सुनने को तैयार नहीं हुए। उनको समझ में आ गया कि ये मामला उल्टा पड़ सकता है, तो तुरंत उन्होंने पलटी मारी, 180 डिग्री घूमे और जो है तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर दिया। तो ये हैं केसीआर जो राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। अब तेलंगाना में कुछ नहीं कर पाए, अपने राज्य में जहां इतने बड़े बहुमत के साथ मुख्यमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, तो वो पंजाब गए। पंजाब में जो 700 परिवारों को 3-3 लाख रुपए का चेक दिया, वहाँ पंजाब के किसानों से उन्होंने अपील की कि आप फिर से आंदोलन शुरू कीजिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनकी जो व्यवहारिक राजनीति की समझ है वो कितनी अच्छी या ख़राब है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है, बोलना क्या है, उनकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। उनकी समस्या तेलंगाना की समस्या है, तेलंगाना के किसानों की, तेलंगाना के आम लोगों की। उसको सुलझाने की बजाय वो पूरे देश की पंचायत करने में लगे हैं, जिस पंचायत के लिए उनको कोई बुला नहीं रहा, जिस पंचायत के लिए उनको कोई पूछ नहीं रहा है। उनको लगता है कि सुबह दोपहर शाम अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो इससे उनका राष्ट्रीय कद बन जाएगा, इससे बाकी राजनीतिक दल जो है भाजपा विरोधी उनको नेता मान लेंगे। राजनीति में ऐसे होता नहीं है। राजनीति में नेता, मैं हमेशा कहता हूँ, वही बनता है जिसमें वोट दिलाने की क्षमता हो। तो तेलंगाना से बाहर एक वोट केसीआर नहीं दिला सकते। और तेलंगाना में भी उनकी स्थिति क्या होगी 2023 में, अभी ये कहना मुश्किल है। तेलंगाना में इतना दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो 2018 में रिज़ल्ट आया था वैसा रिज़ल्ट तो कतई नहीं आने वाला है। बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन चुकी है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग चैलेंजर है तेलंगाना राष्ट्र समिति की। चुनाव में क्या होगा, नतीजा क्या होगा, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बहुत समय है। लेकिन इतना तय है कि इस बार केसीआर को बहुत तगड़ी चुनौती मिलने वाली है और बीजेपी से मिलने वाली है। कांग्रेस हाशिए पे चली गई, चंद्रबाबू नायडू का तेलंगाना में कुछ बचा नहीं उनकी पार्टी का, तो इसलिए आमने सामने तेलंगाना में लगभग 2 पार्टी सिस्टम हो गया है। इसलिए और बौखलाए हुए हैं केसीआर। उनको लग रहा है दिन पर दिन जिस तरह से बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है राज्य में, बीजेपी जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बना रही, जिस तरह से वो हमलावर है, उसका जवाब वो ज़मीन पर कुछ करने की बजाय, तेलंगाना में कुछ करने की बजाय, उनको लगता है उनकी इस समस्या का हल दिल्ली में है और वो जो हल खोज रहे हैं वो उनको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आप केसीआर पर नज़र रखिए। अभी आने वाले समय में उनके इस तरह के ऊल जलूल और बयान आने वाले हैं। वो दरअसल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरह के बयान देकर। केंद्र राज्य संबंध बिगाड़ रहे हैं। केंद्र से संबंध बिगाड़ने का मतलब है राज्य का सीधा सीधा नुकसान। उसके अलावा तेलंगाना की जनता के लिए अगर वो मैच मेकर बन गए, मान लीजिए बाकी दलों को इकट्ठा करते हैं, तो उससे तेलंगाना की जनता को क्या मिलेगा, उनकी समस्याओं का हल कैसे होगा, इसके बारे में केसीआर सोचने को तैयार नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि वो समझ गए हैं कि उनके पास उन समस्याओं का कोई हल नहीं है और वो सक्षम नहीं है उनको हल करने में। तो ज़रा केसीआर पर नज़र रखिए, आने वाले दिनों में देखिए और क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।